श्रीकांत पाटेकर्णर सिंह हत्याकांड। उस शानदार विदेशी कार की हेडलाइन मोड़ काटते ही हवेली पर पड़ी। हवेली का पृष्ठभाग रोशन हो उठा, किंतु शीघ्र ही कार ये हवेली के कंपाउंड में पहुंचकर रुक गई और हेडलाइन ऑफ हो जाने की वजह से हवेली अंधकार में डूब गई। मात्र डोमलाइट का हल्का प्रकाश कार में सीमित होकर रह गया। ड्राइविंग सीट छोड़कर एक शानदार औरत बाहर निकली। वह बेहद जवान, बेहद हसीन और बेहद ग्लैमरस थी। उस जैसी हाहाकारी औरत किसी भी जवान दिल में हलचल मचा सकती थी। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर एक नवयुवक बाहर आया। नवयुवक तनिक भयभीत दृष्टि से अंधेरे में डूबी हवेली और आसपास के वीराने को देख रहा था। आओ विवेक, अंदर चलें। ये औरत उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हुई सेक्सी अंदाज में बोली। लेकिन माला, ये तुम मुझे ले कहाँ आई हो? विवेक ने हिचकिचाते हुए पूछा। जहां दुनिया वाले मुझ पर उंगली ना उठा सके, कोई यह ना कह सके कि चौधरी खानदान की इज्जत बेइज्जती की खाक उड़ाती फिर रही है। चलने को तुम्हारे साथ किसी भी बड़े से बड़े होटल में चल सकती थी विवेक, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मुझे फौरन पहचान लिया जाता और बात जंगल की आग की तरह फैल जाती। हमारे लिए प्यार करने का इससे अच्छा घोंसला दूसरा नहीं हो सकता। दूर दूर तक फैले इस वीराने में मुझे खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। आओ, हम यहाँ की वीरानगी को अपने सुलगते हुए प्यार से रोशन कर दें। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली वर्षों से वीरान हो। नहीं, हाँ, ये हवेली वर्षों से वीरान है। ये इसी तरह वीरान पड़ी रहती है और भविष्य में भी वीरान ही रहेगी। लेकिन माला, ऐसी जगहों पर प्रेतों का वास हो जाता है। माला की खनकदार हंसी उस वीराने में गूंज उठी। तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता? होता है। अभी मैं तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगी। आओ पहले हम अपना बिस्तर तैयार कर लें। उसके बाद माला ने फव्वारे के समीप एक चादर बिछाई और फिर उसने बेहिचक अपनी साड़ी उतारकर एक ओर डाल दी। ब्लाउज और पेटीकोट में उसके जिस्म का कटाव अलग से नजर आने लगा। उन्नत वक्ष, कमर का खम और पेटीकोट के अंदर से झलकते गोलपुष्ट नितंबों का उत्तेजक आकार। वह जब विवेक की बाहों में समाई, तब उसने विवेक को कमर से ऊपर निर्वसन कर दिया। विवेक के हाथ भी हरकत में आए। उसने माला के ब्लाउज के हुक खोल दिए। माला ने उसके होठों पर चुंबन अंकित कर दिया। गर्म सांसें आपस में घुलने लगीं। तुमने ऐसी जगहों के भोतहा होने की संभावना व्यक्त की थी कि माला? विवेक की गोद में मचलती हुई फुसफुसाहट भरे स्वर में बोली। हाँ, भूत वाला एक किस्सा मैं अपने साथ बीता हुआ सुनाती हूँ। तब मैं 12-13 वर्ष की थी। मेरी माँ कई दिनों के लिए उस रात अपनी माँ के घर जाने वाली थी। मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी माँ जौनपुर की रहने वाली थीं। तो मेरी माँ ने जौनपुर जाना था। माँ चली गई, मैं सो गई। रात में मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। यानी तुम्हारी माँ जौनपुर न जाकर वापस लौट आई? नहीं सुनी तो? हाँ, सुनाओ। विवेक उसकी गुदाज कमर के गिर्द अपनी बांह लिपटाता हुआ बोला। मैं अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। ना मालूम मुझे क्या हुआ, मैं क्यों रोई। फिर रोते रोते मैंने नजर उठाकर अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। मेरी माँ का चेहरा धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था, भयानक रूप लेता जा रहा था। आंखें 1000 वोट के बल्बों की भांति जलने लगी थीं। लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल आए थे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सुबह होने पर मुझे पता चला कि मेरी माँ तो रात ही जौनपुर चली गई थी। उससे फोन पर बात की तो वह जौनपुर में मौजूद थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि रात मेरी माँ के रूप में मेरे पास आने वाली वह औरत कौन थी। विवेक, जो कि माला के मुख से प्रेत का वृतांत सुन रहा था, उस अंधेरे में एकाएक ही चौंक उठा। उसकी निगाहें माला के चेहरे को टटोलने की कोशिश करने लगीं। अंधकार इतना अधिक था कि उसे माला का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। माला का वृतांत जारी था, मगर विवेक का दिमाग उसे ग्रहण कर पाने में उस वक्त कतई असमर्थ था। उसका दिल धाड़ धाड़ कर पसलियों से टकराने लगा। उसे लगा कि उस नीम अंधेरे में माला का चेहरा भी बिगड़ता जा रहा है। वातावरण पहले ही डरावना बना हुआ था। वीरान हवेली, दूर दूर तक मरघटी सन्नाटा, खटाटोप, अंधेरा। उस पर माला द्वारा सुनाई जाने वाली खतरनाक आप बीती, जबकि वातावरण में हल्की हल्की ठंडक थी। लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसका हलक खुश्क होने लगा था। रोमांटिक मूड पूरी तरह बदलकर आतंकित स्थिति को पहुंच चुका था। उसी क्षण हवेली के भीतर से एक डरावनी चीख उभरी और वह घबराकर माला से लिपट गया। चीख उभरी और वह घबराकर माला से लिपट गया। उसने माला के चेहरे की तरफ देखा। अंधकार में उसे माला का चेहरा बदला बदला सा लगा, तो वह खुद चीख मारकर उससे इस प्रकार अलग हो गया
मानो उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया हो। क्या हुआ हनी, तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? माला अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ती हुई बोली। वो किसी पक्षी की आवाज थी। तुम व्यर्थ ही घबरा रहे हो। विवेक की सांसें तेज हो गई थी। उसका दिल धड़ धड़ कर पसलियों से टकरा रहा था। वह उल्टे कदमों माला से दूर हटता हुआ बड़बड़ाया। माला बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। माला ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वह इतना खौफजदा हो गया था कि उससे माला की ओर देखा नहीं जा रहा था। वह माला की बाहों के बंधन को महसूस कर रहा था। माला के हाथ उसे सहला रहे थे ताकि उसका कंपन समाप्त हो सके। डरो नहीं विवेक, देखो मुझे देखो। मैं औरत होते हुए भी महज तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाकर यहाँ आई हूं और तुम डर से इस तरह थर थर कांप रहे हो, जैसे यह हवेली सचमुच भुतहा हो या फिर यहाँ कोई प्रेत कांड घटित होने जा रहा हो। संभालो अपने आप को, संभालो। डरते डरते विवेक ने उसकी ओर देखा। न जाने क्या हो गया था उस समय के अंधेरे को। माला का चेहरा ठीक तरह तब भी नजर नहीं आ रहा था उसे। यही लग रहा था जैसे माला का चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा हो। उसे माला की आवाज दूर से आती प्रतीत होने लगी। वह विवेक को लेकर चादर पर आ गई थी। उसके हाथ विवेक के अंगों के सहलाकर उसे उत्तेजित करने का प्रयास करने लगे। वह बार बार उससे लिपट रही थी, बार बार अपने कपोल विवेक के अधरों से रगड़ रही थी। सब कुछ भूल जाओ हनीमाला, उत्तेजनापूर्ण स्वर में बोली। देखो मैं प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ, अपने शौहर से बेवफाई कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी आशनाई के लिए। इस वीराने में केवल इसीलिए आई ताकि अपने प्यार की प्यास बुझा सकूं। आओ जानी, प्यार करो मुझे, ढेर सारा प्यारा करो। विवेक का दिल धीरे धीरे संयत होकर सैक्स की धारा के साथ बहने लगा।